अरे अभी तक तो तैयारी हो रही है क्या? लड़के वाले पहुंचने वाले हैं और तेरा अभी तक श्रृंगार पूरा नहीं हुआ। अरे मम्मी पहले खुद बोलती हो, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं तो अच्छी तरह तैयार हो जाना। अब अच्छी तरह तैयार हो रही हो तो जल्दी मचा रही हो। अरे तो इतनी भी देर लगाने को नहीं बोला था। चल जल्दी से नीचे आ जा, वो लोग अभी आते ही होंगे। सिमरन आज के जमाने की पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की है, अच्छी जॉब करती है और खुद को भी बहुत अच्छे से संभालती है और ऐसी फैमिली में ही जाना चाहती है जहां वो लोग उसे और उसकी प्रोफेशनल लाइफ को समझ सके। थोड़ी देर बाद लड़के वाले घर आते हैं और सिमरन भी उनके साथ बैठ जाती है। वैसे हमारी बेटी शादी के बाद भी नौकरी कर सकती है ना? अरे आप पूछ क्यों रहे हो पापा? सीधे सीधे बोलो ना कि मेरी बेटी शादी के बाद अपनी जॉब कंटिन्यू करेगी। अरे रुक जाना। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। आज के जमाने में तो लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। अगर आपकी बेटी को शादी के बाद जॉब करनी है तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। ये बात सुनकर सिमरन के मन में लड्डू फूट जाते हैं और उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। 2 महीने बाद की शादी की डेट निकलती है। सिमरन उनके घर में नई नवेली बहू बनकर आ जाती है। शुरू के कुछ दिन तो शादी के बाद की रस्मों में निकल जाते हैं और कुछ दिनों के बाद, अरे यार लगता है आज तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। रात को प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत टाइम लग गया। अरे डोंट वरी सिमरन, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। चलो दोनों साथ में ही चलते हैं। मयंक और सिमरन घर से निकलने लगते हैं। तभी उनकी पड़ोसन शकुंतला उनके घर आती है। अरे सुबह सुबह कहाँ जा रही हो बहू रानी? ऑफिस जा रही है आंटी जी। अरे वाह, ऑफिस जा रही हो? तेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है यशोदा। सुबह सुबह उठकर इसके घर का सारा काम भी कर लिया, तुम्हारे लिए नाश्ता भी बना दिया और अब ऑफिस भी जा रही है। माफ करना आंटी जी, लेकिन नाश्ता मैंने नहीं बनाया, मम्मी जी ने बनाया है। और सफाई के लिए तो हमने घर में मेड रखी है। सुबह सुबह ऑफिस की वजह से मैं काम नहीं कर पाती ना। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। मम्मी जी, पापा जी, हम चलते हैं। सिमरन और मयंक ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद पड़ोसन शकुंतला यशोदा को बढ़ा चढ़ाकर कुछ बातें बोलने लगती है। मुझे तो आज पता लगा यशोदा के घर में खाना तू बनाती है। तेरे घर में बहू है, उसके बाद भी अगर तुझे काम करना पड़े तो बहू का क्या फायदा? नौकरी करती है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर का काम नहीं करेगी। अरे अब क्या बोलूं शकुंतला, आज का जमाना ही ऐसा है। अब बहू नौकरी करती है तो कुछ ज्यादा कह भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन ऐसे तो तेरी बहू सर पर चढ़ जाएगी। तुझे अच्छा लगता है क्या उसके होते हुए घर में काम करना? मैं तो कभी अपनी बहू के सामने कोई काम नहीं करती। तू भी उसे आगे से ज्यादा काम मत करके दे। यशोदा को तो पहले ही अपनी बहू के घर में आने के बाद काम करना पसंद नहीं था, और अब जब पड़ोसन ने 4-5 बातें बोल दी तो यशोदा ने ठान लिया कि अब वो खाना नहीं बनाएगी शाम के समय। अरे क्या हुआ माँ, तुम इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? बेटा मेरी अब काम की उम्र नहीं रही, इसलिए तो घर में बहू लेकर आई थी। लेकिन बहू तो नौकरी करती है और पूरे दिन भर का खाना मुझे बनाना पड़ता है। मुझसे ना अब ये सब काम बिल्कुल नहीं होता। बेटा बहू को बोल थोड़ा घर संभाले। अरे माँ, मैं भी जॉब करता हूँ और जब जॉब से आने के बाद मेरे अंदर काम करने की हिम्मत नहीं बचती तो सिमरन के अंदर कहाँ से बचती होगी। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं घर में खाना बनाने के लिए कुक रख दूंगा। आपको खाना बनाने की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मयंक घर पर खाना बनाने के लिए कुक रख देता है और उसे लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन प्रॉब्लम तो कुछ और ही थी। देख रहे हो ना आप दोनों, बहू को कितना सर पर चढ़ाया हुआ है। अरे दुनिया की बहू नौकरी करने जाती है लेकिन अपने घर में खाना तो बनाती है। सफाई के लिए इन्होंने अलग से नौकरानी रखी है, खाना बनाने के लिए अलग से कुक रखा है। इतनी नौटंकी है कि हमारी बहू कर रही है, वरना बहुएं घर का काम भी करती हैं और नौकरी भी करती हैं। ठीक कह रही हो मम्मा। मैं तो क्या बोलूं भाग्यवान, मेरा तो खाना हो गया, मैं बाहर जा रहा हूँ। गोपाल बाहर टहलने के लिए चला जाता है। तभी यशवी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मैं तो बोल रही हूँ इस कुक को नौकरी से हटा दो और बोल दो कि पापा जी को इसके हाथ का खाना पसंद नहीं आता। भाभी की तो ऐश हो गई ना, कोई काम ही नहीं करना पड़ता। खाना बनाने की ड्यूटी अब भाभी को दे दो। इतना टाइम तो उनके पास होता ही है कि जॉब के अलावा खाना तो बना सके। ठीक कह रही है तू, आज आने दे इन दोनों को। शाम को मयंक और सिमरन ऑफिस से घर आते हैं तो उनके सामने यशोदा यही बात छेड़ देती है। बेटा तेरे कहने पर घर पर वो खाना बनाने वाला भी रख कर देख लिया, लेकिन उसके हाथ के खाने में तेरे पापा जी को बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा। हम मानते हैं कि बहू नौकरी करती है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता,
इसलिए हमने घर में साफ सफाई वाली भी रख दी। लेकिन नौकरी के साथ साथ बहू की जिम्मेदारी हम सबके लिए भी तो है ना। तू उसे बोल कि वो खाना बना दिया करे और हमें उससे कोई काम नहीं करवाना। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं बात करता हूँ। मयंक इस बारे में सिमरन से बात करता है। तुम जानते हो ना मयंक, ये कॉर्पोरेट लाइफ कितनी ज्यादा हेक्टिक है। पहले ही ऑफिस में इतना काम कर करके इतनी थकान हो जाती है, ऊपर से घर आकर भी कभी कभी काम करना पड़ता है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ सिमरन, लेकिन घर वालों को क्या ही बोलूं। घर पर कुक भी रखा, लेकिन उसके हाथ का खाना भी पापा को पसंद नहीं आया। और मम्मी से अब काम होता नहीं, यश भी अपनी पढ़ाई में लगी रहती है, तो बोलूं तो किसे बोलूं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। अगले दिन सुबह 4:30 बजे सिमरन के फोन का अलार्म बजा। अरे यार, अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी। रात को 12 बजे काम करके सोई थी, पर क्या करूं, मजबूरी है। सिमरन जल्दी से फ्रेश होकर किचन में खाना बनाने के लिए पहुंच जाती है और 6 बजे तक सबके लिए नाश्ता और लंच बनाकर रेडी कर देती है। खाना तो बन गया, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है और अब तो ऑफिस के लिए तैयार होने का भी टाइम हो गया। ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग भी तो है आज। बस मुझे ऑफिस में नींद ना आ जाए। सिमरन जल्दी से नहाती धोती है और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है, लेकिन ऑफिस में पूरा दिन आज उसे बार बार उबासी आती रहती है। अरे क्या हो गया सिमरन, इतनी उबासी क्यों ले रही हो? रात को ठीक से सोई नहीं क्या? अरे कहाँ यार, काम करके 12 बजे तो सोई थी और खाना बनाने के लिए सुबह 4:30 बजे उठना पड़ा। उफ़ो, लेकिन तुम्हारे घर पर तो खाना बनाने के लिए कुक था ना? हाँ था, लेकिन मेरे ससुर जी को उसके हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मुझे ही खाना बनाना पड़ रहा है। पता नहीं कैसे सब मैनेज करूंगी मैं। पूरा दिन ऑफिस में काम करके थक हार कर सिमरन घर जाती है। कपड़े चेंज करके बाहर आती है तो उसकी सासू माँ रात के खाने के बारे में कहने लगती है। अरे बहू, कितना टाइम लगा दिया कपड़े चेंज करने में। चल, सबको भूख लग रही है, जल्दी से खाना बना दे। जी मम्मी जी। एक तो पहले ही सिमरन थकी हुई थी, ऊपर से कोई खाना बनवाने में उसकी हेल्प ही नहीं करता था। बेचारी हर टाइम थकी थकी सी काम में लगी रहती। इसी तरह शादी को 1 साल बीता। बेटा, अब तो शादी को 1 साल बीत गया, अब तो हमें खुशखबरी सुना दो। हाँ भाभी, कब बुआ बना रही हो आप मुझे? क्या बताऊं, ऑफिस और घर की वजह से मुझे अभी खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभाल पाऊंगी। अरे बहू, तू क्यों चिंता करती है, हम है ना, हम संभाल लेंगे। और वैसे भी घर में एक नन्हा मेहमान तो होना ही चाहिए, उसके सहारे हमारा भी घर में मन लगा रहेगा। पहले तो घर वाले बोल देते हैं कि वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेंगे। 1 साल बाद सिमरन को बेटा होता है और उसके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। 1 साल तक तो वो मैटरनिटी लीव पर रहती है, लेकिन 1 साल बाद मैं जानती हूँ मयंक की मेरी मैटरनिटी लीव खत्म हो गई है और अब मुझे फ्री की सैलरी नहीं मिलेगी। अब तो रुद्र भी 1 साल का हो गया है। अब मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी तो तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं आएगा, चिंता मत करो। लेकिन सिमरन, अगर तुम ऑफिस ज्वाइन करोगी तो तुम इतना सब कैसे मैनेज कर पाओगी? पहले की बात अलग थी, लेकिन अब तो तुम्हें रुद्र का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप चिंता मत करो, मम्मी जी ने कहा है कि वो रुद्र को संभाल लेंगी। और वैसे भी पोता पोती का ज्यादातर टाइम तो अपने दादा दादी के साथ ही बीतता है। इसी बहाने मम्मी जी और पापा जी का भी मन लगा रहेगा। अगले हफ्ते से सिमरन ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और रुद्र की जिम्मेदारी घर वालों पर आ जाती है। अरे कितनी देर हो गई, तब से रोए जा रहा है, सर में दर्द कर दिया इसने तो मेरे। भाभी खुद तो ऑफिस चली गई और इसे हमारे पास छोड़ गई। भाभी तो हमेशा ही अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के पीछे लगी रहती हैं। खुद ऑफिस गई तो इसे भी लेकर चली जाती। रो रो कर दिमाग खराब कर दिया इसे मेरा। सुनिए जी, इसे आप संभालिए थोड़ी देर के लिए, मैं अंदर अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे लेकिन मुझे कहाँ बच्चे संभालने आते हैं, और वैसे भी मुझे बाहर जाना है तो तुम ही संभालो इसे। जहां पहले हर कोई बहू को बेबी के लिए प्रेशराइज कर रहा था, लेकिन जब उसे संभालने की बारी आई तो सब अपना पल्ला झाड़ने लगे। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद, माफ कर बहू, लेकिन मुझसे रुद्र नहीं संभाला जाता। अरे इस उम्र में अपना आपा नहीं संभाला जाता तो बच्चा कहाँ से संभाला जाएगा, तू ही संभाल भी इसे। मम्मी जी, जब मैं घर पर होती हूँ तो मैं ही तो रुद्र को संभालती हूँ, लेकिन अब मैं घर पर होती ही नहीं तो उसे कैसे संभालूंगी? उसे अपने साथ ऑफिस लेकर तो नहीं जा सकती। हाँ मम्मी, और अगर आपको रुद्र को संभालने में प्रॉब्लम होती है तो यश भी है ना, कॉलेज से आने के बाद वो रुद्र का ध्यान रख लेगी। नहीं भैया,
आपको पता है ना मेरी कॉलेज की पढ़ाई का मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, और ये ना हर टाइम रोता ही रहता है, रोत लूं। अगर मैं इसे संभालूंगी तो ये मुझे पढ़ने भी नहीं देगा। हाँ बेटा, और मैं भी अब कहाँ इतना सब कर पाता हूँ। वैसे भी आधे से ज्यादा समय तो मैं घर से बाहर रहता हूँ। देख बेटा, हम तो साफ साफ बोल रहे हैं, अब तक जितना हमसे हुआ हमने कर दिया, अब आगे हमसे नहीं होगा। अब तो बहू को ही रुद्र की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन मम्मी जी, जॉब के साथ साथ मैं कैसे रुद्र को हर टाइम संभाल सकती हूँ? अरे नहीं संभाल सकती तो छोड़ दे नौकरी और घर संभाल अपना। घर संभाला नहीं जाता और नौकरी करनी है, इससे कल से कोई जरूरत नहीं है तुझे जॉब पर जाने की। ये अब क्या बोल रही हो मम्मी? पहले तो आप सब बोल रहे थे कि रुद्र की जिम्मेदारी संभालोगे, और सिमरन की इतनी अच्छी जॉब है, वो उसे छोड़ देगी तो उसकी इतने सालों की मेहनत भी खराब चली जाएगी। परिवार के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है बेटा, और वैसे भी अगर तेरी बीवी से नौकरी और एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा तो इससे तो अच्छा है ना कि वो नौकरी छोड़ दे। अब पूरी जिंदगी हम इसका ध्यान थोड़ी न रख पाएंगे। मेरी बात बिल्कुल जायज है, कल से तू नौकरी पर नहीं जाएगी बहू, बस। सबने रुद्र को संभालने से हाथ खड़े कर दिए और यशोदा देवी ने भी अपना फैसला सुना दिया। अब ना चाहते हुए भी सिमरन को अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़नी पड़ी। कितनी मेहनत से मैं इस पोस्ट तक पहुंची थी, और मम्मी जी ने एक झटके में बोल दिया कि जॉब छोड़ दो। मैंने पहले ही कहा था, अभी मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं बच्चा और जॉब दोनों एक साथ संभाल सकूं। लेकिन तुम ज्यादा मत सोचो सिमरन, मुझे पता है इस टाइम तुम कितनी परेशान हो, लेकिन जितना ज्यादा इस बारे में और सोचोगी उतनी ज्यादा और परेशान होगी। जॉब छोड़ने के बाद अब सिमरन घर संभालती और रुद्र का ध्यान रखती। इसी तरह 1 महीना बीत गया। भैया, मेरा आज का किराया मुझे दे दो। ये लो। ये क्या, बस 40 रुपए? हाँ, किराया तो मांगा तुमने, किराया तो इतना ही लगता है, 20 आने के 20 जाने के। ये क्या मजाक कर रहे हो भैया, जल्दी से 500 रुपए दो ना। माफ करना मेरी प्यारी बहना, लेकिन अब मैं तुम्हें हर रोज 500 रुपए नहीं दे सकता। पहले तुम्हारी भाभी जॉब करती थी तो उसमें से मैं तुम्हें हर रोज कैब के लिए पैसे दे देता था, लेकिन अब मुझे ही सारा खर्चा देखना है और घर का रेंट भी देना है, तो अब से तुम्हें बस में ही ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन भैया, मैं बस में कैसे जाऊंगी? जैसे सब जाते हैं वैसे तुम भी चली जाना। अब सारी चीजें हमें बजट के अकॉर्डिंग ही तो करनी पड़ेगी। देखो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। मयंक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और यश भी मुंह बनाते हुए अपने कॉलेज के लिए निकलती है। और आज उसे कॉलेज जाते हुए बस में खूब धक्के भी खाने पड़ते हैं। कुछ दिन बाद, अरे मयंक, तो अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या? तैयार क्यों माँ, कहीं जाना है क्या? अरे उम्र बढ़ने के साथ साथ तेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है क्या? आज संडे है और तुझे तो पता है संडे को हम बाहर खाना खाने जाते हैं। तुम और बहू जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ, हम संडे को पहले बाहर खाना खाने जाते थे, लेकिन अब मेरी इनकम इतनी नहीं बचती। मतलब पहले तो मैं और सिमरन दोनों जॉब करते थे, लेकिन जब से सिमरन की जॉब गई है बजट बहुत ज्यादा हिल गया है। घर में पहले इतने खर्चे हैं, इसलिए हर संडे बाहर रेस्टोरेंट में जाकर इतना महंगा खाना अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे मेरी इंस्टॉलमेंट्स भी तो भरनी है। ये क्या बात हुई भैया, अब क्या हमें छोटे छोटे खर्चे करने से पहले भी इतना सोचना पड़ेगा? हर खर्चा अपने बजट के अकॉर्डिंग ही किया जाता है यशवी, और अगर मेरा अभी इतना बजट नहीं है तो जाहिर सी बात है मैं इतना खर्चा कहां से करूंगा। सिमरन ने जब से जॉब छोड़ी है तब से घर में आने वाली इनकम तो आधी हो गई है, तो खर्चों में भी तो कटौती करनी पड़ेगी ना। दिन पर दिन घर की किसी न किसी खर्चे में कटौती हो रही थी, क्योंकि अकेला मयंक अपनी सैलरी में कितना ही कुछ कर सकता था। तभी कुछ दिन बाद, मम्मी जी, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, प्लीज दिन में एसी मत चलाना। इस बार इनकी जेब में एक भी पैसा नहीं बचा, हमें ही खर्चों पर थोड़ा काबू करना होगा और हर चीज देखकर यूज करनी होगी। हाथ हो गई भाई, अब तो एसी चलाने पर भी पाबंदी लग गई। तभी यशवी भी पैर पटकते हुए वहां पर आती है। अरे मुझे अपनी क्लास अटेंड करनी है और वाईफाई नहीं चल रहा। आपके पास वाईफाई वाले का नंबर है ना भाभी, जरा कॉल करो ना। अब वाईफाई नहीं चलेगा यशवी, तुम्हारे भैया ने वाईफाई का कनेक्शन कटवा दिया है। वो हर महीने तुम्हारे फोन में रिचार्ज तो करवाते हैं, तो अपने फोन में ही क्लासेस अटेंड कर लिया करो ना। खामखा वाईफाई का खर्चा हो जाता है, घर का किराया और बाकी सब खर्चे वही बड़ी मुश्किल से मैनेज हो पा रहे हैं, इसलिए तुम भी थोड़ा समझो। इससे पहले कि यशवी कुछ और बोलती, मयंक भी ऑफिस से घर आ जाता है। भैया, ये क्या किया आपने, वाईफाई का कनेक्शन भी कटवा दिया। और बहू का सुन, वो दिन में हमें एसी चलाने से मना कर रही है। अब अपने ही घर में हम एसी चलाकर नहीं बैठ सकते क्या? अरे आप चाहे तो घर में 24 घंटे एसी चलाकर बैठो मम्मी, लेकिन खर्चे भी तो देखो ना।
घर में कमाने वाला मैं अकेला, घर का राशन, बिजली, घर का किराया, मेरी EMI, यशवी की पढ़ाई का खर्चा, क्या क्या मैनेज करूंगा मैं। सिमरन जब जॉब करती थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है, तो आप लोगों को कुछ तो समझना ही पड़ेगा। ये सब कुछ बोलकर मयंक अपने कमरे में आ जाता है और सिमरन भी उसके पीछे पीछे वहां से चली जाती है। अब आए दिन पैसों की कमी की वजह से घर में किसी न किसी खर्चे में कटौती करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से घर वालों का बुरा हाल हो गया। यार मम्मी, इससे तो अच्छा पहले ही था जब भाभी जॉब करती थी। कम से कम मुझे कैब में जाने के लिए हर रोज 500 रुपए मिलते थे। ठीक कह रही है बेटा, और कम से कम पहले पूरा पूरा दिन हम एसी के नीचे बैठे रहते थे। अब तो दिन में एक बार भी ये नहीं चलता, और ना कहीं हम घूमने जा पाते हैं। मैं तो कहता हूँ बहू को दोबारा से जॉब पर भेज देते हैं, वही ठीक रहेगा, वरना कुछ दिनों में पता नहीं ही हमें और किस किस चीज की कटौती करनी पड़ेगी। ठीक कह रहे हैं आप, मैं आज ही बहू से बात करती हूँ। शाम को यशोदा अपनी बहू सिमरन के पास जाती है। अरे मम्मी जी, आप, क्या हुआ? आइए बैठिए। बेटा, मैं तुझसे ये कहने आई थी कि तू बहुत मेहनती है, और इतनी मेहनत से तूने इतनी अच्छी जॉब भी हासिल की थी, तो तू ना अपनी मेहनत बेकार मत जाने दे, फिर से अपना ऑफिस ज्वाइन कर ले बेटा। लेकिन मम्मी जी, मैं एक साथ घर, ऑफिस और रुद्र को नहीं संभाल सकती। आपने बोला था ना, नौकरी छोड़ और घर संभाल, वही तो कर रही हूं मैं। अगर फिर से जॉब करने लगी तो बस जॉब की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाऊंगी। अरे बेटा, तू बस अपनी जॉब की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देख लेंगे। खाना मैं और यश में मिलकर बना लेंगे, और रुद्र की ना तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी उसे। लेकिन तू ना कल से ही अपना ऑफिस ज्वाइन कर ले बेटा। जैसे ही सिमरन की नौकरी छोड़ने की वजह से घर में पैसों की तंगी हुई तो सबकी अकल ठिकाने आ गई और सबने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हंसते हंसते ले ली। भले ही ये बात हमें थोड़ी मजाकिया लग रही है, लेकिन ये आज के जमाने की कड़वी सच्चाई है कि लोगों ने लड़के और लड़की को इक्वालिटी का दर्जा तो दे दिया है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई लिखाई और नौकरी करने तक। आज भी हस्बैंड और वाइफ जब दोनों जॉब करते हैं तो जॉब के साथ घर संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ लड़की को ही दे दी जाती है, जबकि जिम्मेदारी तो दोनों की होनी चाहिए ना, और साथ में पूरे परिवार की होनी चाहिए, क्योंकि परिवार के साथ के बिना सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये बात सभी को समझनी चाहिए। शहद से याद आती है मिठास, और ये मिठास आपको आपके परिवार के करीब ले जाती है। और ऐसी ही मिठास और प्यार से जुड़ा हुआ था परिवार शर्मा जी का। शर्मा जी के 2 बेटे थे, दोनों ही बेटों की शादी हो चुकी थी। एक बेटी थी जिसकी शादी की अभी बातचीत चल रही थी। सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पर सभी खाने का इंतजार कर रहे थे। मम्मा, पैनकेक्स को और कितना टाइम लगेगा? मुझे भूख लग रही है मम्मा, और मेरे डॉगों को भी। तुझसे बड़ा तो तेरा डुग्गू है, डुग्गू को भी पैनकेक्स अच्छे लगते हैं, बताओ। पर ज्यादा पैनकेक्स नहीं खाने चाहिए अमन, उससे पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, वो मैदे से बनते हैं ना। अरे नहीं, पैनकेक्स तो हेल्दी होते हैं नेहा, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। पहले तो मुझे लगता था कि ये आज के जमाने का खाना है, फिर समझ में आया नहीं भाई, आटे से ही बहू इडली जैसा केक बना देती है और उस पर लगा देती है शहद, और ऐसे तैयार हो जाता है पैनकेक। वाह भाभी, सही है, आप तो बड़ी स्मार्ट निकली। पर मुझे ना पैनकेक नहीं खाना, मैं तो अपने लिए कॉर्नफ्लेक्स में दूध और हनी डालकर ही खाऊंगी, और बहुत सारे फ्रूट्स भी। इससे अच्छा और हेल्दी कुछ हो ही नहीं सकता। खाना ऐसा होना चाहिए जिससे बनाने में मेहनत भी ना लगे। मैं तो अपने ससुराल वालों को भी कॉर्नफ्लेक्स खाने की आदत ही डाल दूंगी। तभी अपनी सास के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे और बेटे के लिए पैनकेक्स लेकर सीमा रसोई से बाहर आती है। सॉरी पापा जी, मम्मी जी, वो क्या है ना, सिलेंडर खत्म हो गया था तो उसी को चेंज करने में वक्त चला गया और नाश्ता बनाने में देरी हो गई। आप बस 2 मिनट बैठिए पापा जी, प्रीति दही में छौंक लगा ही रही है। तभी हड़बड़ी में प्रीति वहां आती है। अभी 10 मिनट पहले घड़ी देखकर गई थी मैं, तब 8:45 बज रहे थे। ये पलक झपकते ही 9:30 कैसे हो गए? सुबह सुबह घड़ी इतनी तेजी से भागती है कि क्या बोलूं। ये लीजिए पापा जी, आपकी छौंकी हुई दही और पराठे, आपके फेवरेट। हाँ, गर्मी के दिनों में तो अब दही रोटी ही खाना पेट के लिए सही है, वरना पेट की बैंड बच जाती है। इतना सादा खाता हूँ, उसके बाद में मेरे मुंह में छाले हो गए। अगर पराठों के साथ छोका हुआ दही लूंगा तो मेरे छालों में और चुभन होगी। प्रीति, मेरा तो रहने दो। अरे ऐसे कैसे रहने दो बेटा, छाले पर शहद लगा ले, छाले धीरे धीरे दबने लगेंगे। भूखे रहने से पेट की गर्मी और बढ़ेगी। अच्छा ऐसा क्या?
फिर एक काम करो प्रीति, तुम दही में शहद डालकर पराठे के साथ ले आओ, वही ठीक रहेगा ना मम्मी? देखकर आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि शर्मा जी के परिवार में सभी हेल्दी खाना प्रेफर करते थे। खास करके खाने में शहद का इस्तेमाल तो होता ही था, क्योंकि आयुर्वेद में शहद को औषधि बताया गया है। कुछ इसी तरह शहद के आसपास ही घूमता था शर्मा परिवार का तीनों वक्त का खाना। कितने लकी है ना भाभी हम, जो हमें ऐसा घर मिला जहाँ खाने को लेकर ज्यादा किचकिच नहीं है। कोई मिर्च रोटी खा लेता है, कोई दही रोटी। दीदी भी अपना खाना हमेशा खुद ही बना लेती है। बाकी घरों में तो बहुओं पर रसोई का इतना प्रेशर रहता है, एक वक्त में 3-3, 4-4 सब्जियां बनानी पड़ती हैं। खुद के लिए वक्त भी नहीं मिल पाता होगा उन्हें। बाकी उन्हें चैन दिया तो मेरा बेटा पैदा हो गया चैन छीनने के लिए। अरे कुछ खाता ही कहाँ है ये, कितनी वैरायटी बना कर दूं इसे बार बार। तो कुछ ऐसा बताना जो हेल्दी भी है और बच्चों को पसंद भी आए। सॉल्टेड हनी कस्टर्ड स्वादिष्ट भी रहेगा और पौष्टिक भी। शरीर में शहद जाता रहेगा ना भाभी तो इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, वरना जैसा मौसम हुआ पड़ा है बच्चों को तो तुरंत बुखार हो जाए। ठीक है, फिर दोपहर में अमन के लिए यही बना लेती हूँ। बाकी रोजमर्रा का खाना घर की दोनों बहू दोपहर का खाना टेबल पर लगाती है कि वो हो जाता है जिनकी वो बात कर रहे थे, पर अमन के साथ नहीं, उनके ससुर के साथ। खांसते खांसते सूरज अपने कमरे से बाहर आता है। अरे क्या हुआ जी, सुबह तक तो आप ठीक थे, कुछ अटक गया है क्या गले में? पानी दो। नहीं ममता जी, मुझे रात से ही लग रहा था कि तबीयत बिगड़ेगी मेरी, गले में खराश सी महसूस हो रही थी और देखिए दोपहर होते होते लग गई सर्दी। ऐसे कैसे हो रहा है पापा जी? हम तो घर पर इतना सादा खाना खाते हैं, इतना हेल्दी खाना खाते हैं, उसके बाद भी कोई ना कोई बीमार ही रहता है। मुझे तो लगता है किसी की नजर लग गई है। आप सब खाने की टेबल पर बैठिए, मैं सबकी नजर उतार देती हूँ। सभी खाने पर बैठे हुए थे कि दरवाजे पर होती है दस्तक। भैया भाभी घर पर हो कि मायके निकल ली? करण बेटा। अरे लता, तो आजा सही वक्त पर आइए, खाने बैठ जा। मेरा सामान बाहर पड़ा हुआ है भैया, मंगवा लीजिए, वरना जैसे आपके मोहल्ले वाले हैं 1-2 थैली तो पार हो ही जाएगी। सोने से भी कीमती सामान है मेरी थैलियों में। पापा जी आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, आप बैठिए, मैं जाकर बुआ जी का बैग अंदर लेकर आती हूँ। मेरा मतलब है थैली अंदर ले आती हूँ। सभी को खाता देख लता वहीं पास में सोफे पर बैठ जाती है। वही ना दीदी, बहू अभी नजर ही उतार रही थी, राम जाने किसकी नजर लगी है। हम तो खाने में इतना अदरक, शहद और नींबू का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भी पता नहीं कैसे सबकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई है। शहद खाने के बाद ये हाल होना तो मुमकिन नहीं है भाभी, मैं नहीं मानती। कौन सा शहद इस्तेमाल करती हो आप? अच्छा ये वाला जो सामने टेबल पर रखा हुआ है? अरे भाभी, इसे खाओगे तो बीमार ही पड़ोगे ना। ये नकली शहद है, चीनी की मिश्री बना देते हैं और अपने ब्रांड का लेबल लगा देते हैं। असली शहद को चेक करने का तरीका होता है, मैं दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। रसोई में पानी के गिलास में शहद की एक बूंद डालकर लता सभी को दिखाती है। देखिए घुल गया ना पानी में, ये नकली है भाभी। असली शहद ऐसे ही घुल जाती है क्या? कई बार ऐसा होता होगा सर्दियों में कि आपकी शहद जम जाती होगी, है कि नहीं? हाँ बुआ जी होता है, पर घी भी तो जम जाती है और नारियल तेल भी, इसलिए मुझे लगा ये प्योर हनी है। वही तो बात है, आजकल के बच्चों को ना कुछ पता ही नहीं है। मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैं अपने साथ लेकर आई हूँ प्योर हनी। 500 किलोमीटर दूर से बी कीपर से डायरेक्ट ऑर्गेनिक हनी मंगवाती हूँ मैं। हाँ महंगा जरूर पड़ जाता है, पर शरीर को भी तो बचाता है। एक बार डॉक्टर के पास जाने से जो लंबा लिफाफा मिलता है, उससे अच्छा जरा पैसे हनी पर ही खर्च कर लो भाई। और सच में लता की लाई हनी को खाकर ही सुरेश की खांसी ठीक हो जाती है। मेरे लिए भी उपाय बताओ ना बुआ जी, ये देखो लड़के वाले आने वाले हैं और मेरे गालों पर इतने पिंपल्स हो रखे हैं। प्योर शहद लेकर आई हूं ना मैं, गालों पर लगा ले बेटा। चेहरा अगर बुलबुल जैसा चमकने ना लगे तो मेरा नाम लता नहीं। और 1 चम्मच गर्म पानी से पी ले, थोड़ा शरीर भी कम हो जाएगा तेरा। लता के लाए शहद से शर्मा परिवार वालों की चमक ऐसी बढ़ जाती है कि बाकी किसी भी ब्रांड की शहद से उनका मन उठ जाता है। 1 हफ्ते बाद लता के लौटने का समय आ जाता है। तो जो 1 डब्बा शहद लेकर आई थी वो तो खत्म होने वाला है, अब इसके बाद हमें शहद चाहिए तो कहाँ से मंगवाएंगे लता? मधुमक्खी पालने वाले का नंबर दे दिया है मैंने, बहू को दिया है, बस फोन करके ऑर्डर दे देना, वो खुद कुरियर लगा देते हैं।
और लता के जाने के बाद भर भर कर शर्मा निवास में शहद की बोतलें आने लगती है। इस शहद में तो अपना ही स्वाद है मम्मी, बुआ जी बिल्कुल ठीक कहती थी। ओरिजिनल चीजें तो ओरिजिनल ही होती है। मेरे आलमंड शेक में हनी डालने के बाद इसका जो फ्लेवर आता है ना, क्या बताऊं मैं। और अब मेरी तबीयत भी खराब नहीं हो रही दादी। बुआ दादी तो बहुत स्मार्ट है, मुझे लगता है वो डॉक्टर है। देख रही है ममता जी आप, कभी आपके मायके वालों ने हमारी इतनी फिक्र की है? ये है मेरी इकलौती बहन, कितनी चिंता करती है हमारी, बताइए। अरे तो मैंने कब अपने ससुराल वालों को बुरा कहा है? मैं तो हमेशा ही कहती हूँ मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे और आज आती है महीने की आखिरी तारीख। 15,000 का राशन अचानक 25,000 का कैसे हो गया? 10,000 का क्या खा गए सब? अपने पर्सनल खर्चों को राशन के खर्चे में मत लिखा करो प्रीति। क्या लेकर आई थी बताओ? कोई शॉपिंग वॉपिंग की थी क्या? हाँ दीजिए आप भी। मैं अपने पर्सनल खर्च को रसोई के राशन में क्यों ऐड करूंगी? वो तो पहले हम मार्केट वाली सस्ती शहद मंगवाते थे। बुआ जी के बताने के बाद हमने ऑर्गेनिक हनी मंगवाना शुरू किया। एक तो वो शहद पहले ही महंगा होता है, ऊपर से ट्रांसपोर्ट का भाड़ा भी जुड़ जाता है। ये 10,000 उस शहद के ही है। 10,000 शहद की? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। वैसे मम्मी, मुझे याद आ रहा है कि एक बार हम नानी घर गए थे और वहां तुम शहद की सीसी लेकर आई थी। कहाँ गई वो शहद की सीसी? अरे हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक याद दिलाया। वो तो एकदम प्योर हनी था और पुराना भी। तेरे नाना कहते थे कि शहद जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। आजकल तो हर चीज पर एक्सपायरी का टैग लगा देते हैं। पहले तो कुछ भी नहीं होता था एक्सपायर। मुझे तो लगता है दिवाली की सफाई में वो शहद की सीसी स्टोर रूम में चली गई होगी। ठीक है, फिर भाभी देख लेते हैं ना, अगर वहां मिल गई तो फिर से मंगवानी नहीं पड़ेगी। सीसी क्या, 5 किलो का डिब्बा था। स्टोर रूम जा रही हो ना बहू, तो उस तरफ की बालकनी को भी जरा साफ कर देना। कितने दिनों से बालकनी साफ नहीं हुई। और शहद को ढूंढने के लिए खुलता है स्टोर रूम का ताला और उसमें लगी हुई बालकनी। बहुत ढूंढने के बाद भी शहद का डब्बा तो किसी को नहीं मिलता, पर मिलती है मधुमक्खियां और उनका छत्ता। मम्मा, बी का घर वो देखो। अरे ये तो इतना बड़ा छत्ता बनाकर रखा है मधुमक्खी ने बालकनी पर। अब क्या होगा? क्या होगा पापा जी, अब होगी कमाई। घर में मधुमक्खी का छत्ता लगना बहुत ही शुभ होता है। ये भगवान का संकेत है कि हमें शहद का काम शुरू करना चाहिए। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। प्रेम, तेरी बीवी तो बड़ी स्मार्ट है। बिजनेसमैन के घर की लड़की को लाने का यही तो फायदा होता है भैया। मैं ना अगल बगल से ऑर्डर लेना शुरू करता हूँ। इस महीने जो 10,000 एक्स्ट्रा पैसे हनी पर खर्च हुए थे, इस छत्ते से वो वापस आ जाएंगे। और पूरा शर्मा परिवार मिलकर आसपास शहद के लिए जागरूकता फैलाना शुरू कर देता है। सीने में जकड़न रहती है ना आंटी जी, तो शहद खाइए। आपको पता नहीं क्या, शहद खाने से हार्ट की लाइफ बढ़ती है। क्या शहद खाओ बेटा, आजकल तो हर चीज में मिलावट आने लगी है। अरे तो कौन कह रहा है मार्केट से नकली हनी लेने को? हमने नया काम शुरू किया है ना शहद का। आपको सामने मधुमक्खी के छत्ते से निकाल कर शहद देंगे हम। इतना पारदर्शी काम करने वाला कोई व्यापारी मिलेगा क्या आपको आंटी जी? तो बताइए, 1 किलो लिख दूं? अरे नहीं नहीं बेटा, 1 किलो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100 ग्राम लिख ले। जैसी बहू वैसी सास कंजड़ी। पर इस तरह सीमा तो अपने नए बिजनेस का श्री गणेश कर ही लेती है। कोई सामने से कस्टमर को अटैक कर रहा था, कोई फोन पर। फिर से अस्पताल? अरे राम मोहन, ये कैसी सूजन है भाभी की जो कमी नहीं होती। मैं तो कहता हूँ दवाइयां देना बंद करिए। कुछ नहीं होता, किडनी पर असर जरूर पड़ जाता है इन दवाइयों से। शहद खिलाना शुरू कर भाई। देखा, परखा और आजमाया उपाय है। मेरी बहन ने मुझे बताया और मैंने शहद खाना शुरू किया। फिर क्या बताऊं भाई, 1 महीने में ही लग रहा है जैसे 5 साल और जवान हो गया हूं मैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना ये फायदा आसपास वालों को भी दिया जाए। लोगों की भलाई के लिए शहद का काम शुरू किया है मैंने। तू भाभी को शहद खिला, महीने भर में देखना आधे से ज्यादा बीमारियां गायब हो जाएंगी। तो आधा किलो लिख लो ना तेरा। और 2 ही दिन में 20 किलो शहद का ऑर्डर शर्मा परिवार वाले जुगाड़ कर लेते हैं और फिर मधुमक्खी के छत्ते से निकाली जाती है शहद। इस एक छत्ते से तो 4 चम्मच शहद निकला मम्मी। मैंने तो कुछ लोगों से पैसे भी ले लिए। अब अगर ऑर्डर नहीं दिया तो क्या होगा? टेंशन लेने की बात नहीं है प्रेम। अब जब हाथ डाला है तो काम शुरू कर ही देते हैं। मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो पता चला
सरकार भी मधुमक्खी पालने वालों को पैसे दे रही है, तो एक लोन उठाते हैं और बड़ा काम चालू कर देते हैं। कस्टमर को कह देंगे कि ऑर्गेनिक शहद है तो डिलीवरी में वक्त लगेगा। तुम लोगों का ये जज्बा देखकर मुझे भी खुद के अंदर ना एक जुनून सा महसूस हो रहा है। ठीक है, फिर काम शुरू करते हैं। आपको भी लग रहा होगा ना कि प्लेट से शहद किस तरह शर्मा परिवार के रग में दौड़ने लगी थी, पर यही हो रहा था। करण और प्रेम जाकर बैंक से लोन ले लेते हैं और घर की बहुएं और ममता मिलकर कमरों को खाली करना शुरू करती हैं। एक कमरे को छोड़कर बाकी सारे कमरे में मधुमक्खी पालेंगे। यही काम अच्छा चल गया तो पता चला महीने 2 महीने में हमने अपना फ्लैट ले लिया। वैसे भी मोहल्ले के इस घर में मुझसे तो और रहा नहीं जाता बहू। अरे मम्मी जी, बिल्कुल यही होगा, फिक्र मत कीजिए। बस कुछ दिन जैसे तैसे तंगी में निकालने पड़ेंगे, पर एक बार ये काम जम गया ना, फिर तो हम खुद का ब्रांड बना लेंगे, शहद से शर्मा। एक बार हमारे शहर के सभी लोगों को हम कस्टमर बना ले, उसके बाद दूसरे शहरों में भी सप्लाई शुरू कर देंगे और लोगों का फायदा हुआ तो इस बात को पार्लियामेंट तक पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा मम्मी जी, और क्या पता सरकार हमें सम्मानित भी कर दे। अपनी बहू की बातें सुनते ही ममता का सीना तो ऐसे चौड़ा हो रहा था मानो उसे अभी ही सम्मानित किया जा रहा हो। और पता है दादी, मैंने पढ़ा है हनीकॉम से मोम भी बनती है। ये लो, लक्ष्मी तो बरसने के लिए तैयार बैठी है। सारे कमरों की खिड़कियां खोल दो बेटा, मधुमक्खियों को अच्छे से हवा मिलनी चाहिए, और आसपास पानी भी भरकर रख देते हैं। मैंने पढ़ा है कि जहां मधुमक्खी हो वहां पानी का स्रोत होना चाहिए। सभी ने सब कुछ पढ़ लिया था सिवाय इस बात के कि मधुमक्खी पालने के लिए अच्छी ट्रेनिंग भी जरूरी है, और बिना किसी ट्रेनिंग के शर्मा परिवार के लोग मधुमक्खी पालन शुरू कर देते हैं। मैं अपना बिस्तर हॉल में लगा रहा हूँ मम्मी, मैं हॉल में सो जाऊंगा, आप और पापा आराम से अपने कमरे में सोइए। अरे नहीं नहीं बेटा, बिजनेस सबकी है, कॉम्प्रोमाइज सभी करेंगे। एक दिन एक जोड़ा कमरे में सोएगा तो दूसरे दिन दूसरा। हमारे परिवार की ये एकजुटता मेरा दिल जीत लेती है। हॉल में ही गद्दे लगाकर सब सो जाते हैं। 10 दिन बाद सुषमा ममता के घर आती है और दरवाजा खटखटाती है। मुंह पर कपड़ा बांधे सुरेश जी दरवाजा खोलते हैं। लगता है काम अच्छा चल गया जो नौकर रख लिया भैया ने। सुरेश भैया, ममता भाभी कहाँ है? मुझे शहद लेनी है। मैं ही तो हूँ भाभी। अरे कौन बहुरूपिया है रे तू, और मेरे पड़ोसियों की आवाज में कैसे बोल रहा है? अरे मैं बहुरूपिया नहीं हूँ भाभी, मेरे चेहरे पर मधुमक्खियों ने काट लिया है। क्या? ये कहकर सुरेश अपने चेहरे पर से गमछा हटाता है। उसका चेहरा इतना सूज चुका था कि आंख नाक कुछ भी पहचान में नहीं आ रहे थे। ये कपड़ा तो पहले बांधना चाहिए था, अब तो मधुमक्खियों ने काट लिया, अब क्यों बांधा है भाई? तभी कमरों से भागती हुई सीमा और प्रीति बाहर आती है। भागो मधुमक्खियां! पूरे शर्मा निवास में अफरा तफरी मच जाती है। घर के कुछ मेंबरों को तो मधुमक्खियों ने इतनी बुरी तरह काटा था कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ जाता है। हॉस्पिटल के कमरे में एक के बाद एक हर बिस्तर पर एक एक मेंबर लेटा हुआ था। मेरे दिल को मजबूत बनाने के लिए शहद देने वाली थी ना सीमा, मुझे ये शहद मिला। किसका आइडिया था ये शहद का बिजनेस करने का? कोने कोने में घुस घुस कर काटा है मधुमक्खियों ने। मेरा तो आइडिया नहीं था भाई, इससे अच्छा मैं नकली शहद ही खा रहा था। तुझे ही 10,000 रुपए भारी पड़ रहे थे, सब तेरे कारण हुआ है। तुझे ही बचाने थे ना 10,000 रुपए। अरे तो मैंने थोड़ी ना बोला था कि 10,000 बचाने, तो मधुमक्खी का बिजनेस शुरू करो, ये मेरा आइडिया नहीं था पापा। अरे तो किसका था? किसकी जबान में आग लगी थी? मम्मी और चाची का आइडिया था ये दादी। बोला, दादी का चमचा बोला। मैं तो हाथ जोड़ती हूँ, नहीं करना ये नया काम। पैसे बचाने चले थे और यहाँ अस्पताल का खर्चा आ गया। लोग ठीक ही कहते हैं, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। उत्तम खुद 50 साल का था, पर उसकी आटे की चक्की 60 साल पुरानी थी। भैया आप खुद 50 साल के हैं और आपकी चक्की 60 साल पुरानी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कहा है कि ये हमारा खानदानी पेशा है। हमारे बाबूजी ने चक्की का काम शुरू किया था, बेचारे वक्त के पहले ही ख़त्म हो गया। फिर पढ़ने की उम्र में घर चलाने के लिए मुझे ही सब संभालना पड़ा। वैसे लक्ष्मी है ये चक्की, इसी से मेरा घर चलता है, इसी से मेरे बेटे बेटे को पढ़ाया मैंने। वैसे कितनी बड़ी है आपकी लड़की?
25-26 की है, पर लंबाई में पूरी है, तुझसे भी लंबी। ओहो, काफ़ी बड़ी है उम्र में भी। तो शादी वादी की सोचिए कि ना? अगर शादी की सोच रहे हैं तो जिस घर में मैं काम करती हूँ ना, वहाँ एक अच्छा लड़का है। तू इस घर से निकलती है उस घर चली जाती है, उस घर से निकलती है इस घर चली जाती है, मुझे क्या पता तू किस घर की बात कर रही है। अरे भैया, सुरेश भैया के घर की कह रही हूँ मैं। आप तो जानते हैं ना, सुरेश भाई साहब का एक ही बेटा है, इकलौता बेटा मोहित। उसकी अपनी कपड़े की दुकान है, अच्छा कमाता है। छोटी उम्र से दुकान का काम संभाल लिया था बउआ ने। देखो, बात चलाओ या बोलो तो मैं डाल दूँ लोगों के कान में ये बात। सलाह तो एक नंबर की दी है तूने, तो शुरुआत भी करते। कमला ने बोला सो कर भी दिया। अब इसी बात पर 1 किलो आटा तोल दो, पैसे सोनिया बिटिया की शादी के नाम पर चढ़ा देना। और कमला ठीक पहुंचती है सुरेश के घर। आज जरा देर कर दी, कहाँ रह गई थी कमला? कमला की तो कोई सोचता ही ना है, पर कमला को तो सबकी सोचनी पड़ती है ना भाभी। कहाँ रहूँगी? मोहित बबुआ बड़ा हो रहा है, उनकी शादी की फिक्र में थी मैं। एक रिश्ता पता चला है, बहुत अच्छी लड़की है, ये बगल वाले आटा चक्की वाले उत्तम भाई साहब की बेटी। मैंने उनसे पूछा कितनी बड़ी है, तो कह रहे तुझसे लंबाई में बड़ी है। अब आप ही बताइए भाभी, जिसका बाप इतना सीधा हो उसकी बेटी कितनी सीधी होगी? मैं तो कहती हूँ एक बार बात चला ही दीजिए। क्या कहती है मनीषा जी? उत्तम है तो गोरा चिट्टा, नाक नक्श भी ठीक है उसकी उम्र के हिसाब से। गोदाम अच्छा है तो बच्चे भी सही होंगे। घूम फिर कर 4 लोग, एक छोटा भाई और माँ बाप, 4 के परिवार में रहिए। यहाँ आकर भी 4 हो जाएगी। ऊपर से मेहनत की कमाई खाई है लड़की ने। उतार चढ़ाव देखा है जिंदगी में, तो मेहनती भी होगी। मैं समझ गया। कमला दीदी, आज आप मेरा रिश्ता लगवा कर ही रहेंगी। लगवा कर क्या रहती, लगवानी ही थी। इस रिश्ते के बदले कमला उत्तम के आटे की चक्की से फ्री में आटा जो लेने वाली थी। कमला सोनिया की इतनी तारीफ करती है कि अगले रविवार ही मोहित का परिवार सोनिया को देखने चला आता है। पढ़ाई में तो एक नंबर है मेरी सोनिया। हम तो गांव देहात के ठहरे, हमने कहाँ पढ़ाई की बहन जी, ना मन था ना परिस्थिति। पर मेरी बेटी बिल्कुल मेरे नक्शे कदम पर नहीं चली। उसने बोला मैं तो पढ़ाई करूँगी। ग्रेजुएशन किए है मेरी सोनिया बिटिया ने। एक बात पूछना चाहूँगा, सोनिया नाम ही क्यों रखा भाई साहब आपने अपनी बेटी का? क्योंकि बचपन में ये सोती बहुत थी, ना कभी इसने अपनी माँ को सताया, बस अपनी माँ का दूध पीती और सो जाती, इसीलिए इसका नाम सोनिया रख दिया। ये सुनते ही फुसफुसाते हुए मनीषा अपने बेटे से कहती है, कमला बिल्कुल ठीक कह रही थी। भाई साहब तो बड़े सीधे हैं, ऐसे सीधे परिवार से रिश्ता हो जाए तो जिंदगी पर टेंशन ही नहीं रहेगी। क्या कहता है मोहित? अब मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सोनिया भी कह देती है मुझे ये रिश्ता मंजूर है, और चट मंगनी पट ब्याह कर सोनिया मोहित के घर आ जाती है। ससुराल में उठते ही सोनिया अपने भाई को कॉल लगाती है। मेरा यहाँ मन कैसे लगेगा भाई, मुझे तो अभी से घर की याद आ रही है। अरे रोती क्यों हो दीदी, तुम्हारे ससुराल के बगल में ही तो पापा की आटा चक्की है, जाकर मिलाओ। अपनी पहली रसोई की तैयारी करने सोनिया रसोई में जाती है। कल ही तो इस घर में आई हूँ, तुरंत बाहर निकलूंगी तो सभी बातें बनाने लगेंगे, पर कुछ तो करना होगा। सोनिया डिब्बे से सारे आटे को निकालकर एक प्लास्टिक में भरती है और कमला को देते हुए कहती है, ये आटा अपने पास रख लो कमला, 1-2 हफ्ते के लिए छुट्टी पर गांव चली जाओ, तुम्हारा पैसा कोई नहीं काटेगा। तुम तो सच में लक्ष्मी आई हो दीदी, ठीक है मैं चलती हूँ। और कमला के पीछे पीछे अपना पर्स उठाए सोनिया अपने पापा की आटा की चक्की में पहुंच जाती है। लीजिए पापा, मैं आ गई, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे मेरी बिटिया रानी, ऐसे नई दुल्हन बाहर नहीं निकलती। मैं घूमने थोड़ी ना निकली हूँ पापा, पहली रसोई बनानी थी, आटा चाहिए था, घर पर था नहीं, मोहित मेहमानों को स्टेशन छोड़ने गए थे। अब सास ससुर को तो आटा लाने के लिए नहीं कह सकती, इसीलिए अच्छी बहू की तरह खुद ही राशन लेने आ गई। उत्तम सोनिया को 1 किलो आटा तोल कर देता है। ये लीजिए पापा पैसे। पागल है क्या, तुझसे लूँगा पैसे? कोई ज़रूरत नहीं है पैसे वैसे की, और अब से कहीं और पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही दे दिया करूँगा आटा। कम से कम इसी बहाने तुझसे मुलाकात हो जाएगी। अपनी पहली रसोई में सोनिया सभी के लिए पूरी, खीर, सब्जी क्या कुछ नहीं बनाती, जिसे खाकर सभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। कमला ने तो हीरा लाकर दे दिया हमें, वरना ढूंढने से भी हम ऐसी लड़की नहीं ला पाते। राम जी सभा में ही थे, पर सीता माता कहाँ जानती थी कि यही उनके वर होने वाले हैं।
माध्यम तो धनुष बना था। वैसे ही हमें भी कहाँ पता था कि जिस चक्की का आटा हम सब खाते हैं उसी की बेटी हमारे घर बहू बनकर आ जाएगी। अब जो होना है तब सो हो जाता है। सोनिया के बनाए खाने की बड़ी तारीफ होती है। अब वो रोज़ अपने पापा की आटे की चक्की में जाती और आटा लाने के बहाने उनसे मिल लेती। कुछ दिनों बाद, बहू आज चिल्ला खाने का बड़ा मन है, आज पराठे छोड़ दे, चिल्ला बना ले। सूजी या बेसन का चिल्ला बनाऊंगी तो आटा लाने का बहाना कैसे मिलेगा? बेकार में किसी चीज़ पर पैसे क्यों लगाओ जब पापा फ्री में आटा दे रहे तो। और वैसे भी बेसन और सूजी महंगी भी तो कितनी हो रखी है। एक गृहिणी का लक्ष्य पैसों की बचत होना चाहिए। और रोज़ की तरह अपनी थैली उठाए सोनिया अपने पापा के पास जाकर आटा ले आती है और करती है गूगल। आटे का चिल्ला कैसे बनाएं? सोनिया के ये कहते ही यूट्यूब पर फौरन बहुत सारे सजेशंस आ जाते हैं। अरे वाह, इसमें तो बहुत सारी रेसिपी है, सब्जी भी नहीं बनानी पड़ेगी। घोल तैयार कर उसमें कच्ची सब्जियां डालकर चिल्ला बनाया जा सकता है। वाह वाह वाह, ये तो नई चीज़ पता चली। ये रेसिपी चल पड़ी तो मज़ा ही आ जाएगा। आटे का घोल तैयार कर सोनिया उसमें कच्ची सब्जियां डालकर कुछ देर फर्मेंट होने के लिए छोड़ देती है। 15 मिनट बाद घोल अच्छी तरह तैयार हो जाता है और रात के खाने में सोनिया सभी को गर्मा गर्म चिल्ले परोसती है। ये किस चीज़ के चिल्ले बनाए तुमने? कुछ अलग नहीं लग रहा सोनिया? खाना जैसा भी हो खा लेना चाहिए बेटा, अच्छा ही तो है। अब बुरा बिल्कुल नहीं है पापा, बहुत अच्छा है। पर ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं चिल्ला खा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं रोटी खा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने चिल्ला आटे का जो बनाया है। वो क्या है ना मम्मी जी, बेसन के तो दाम आसमान छू रहे हैं, आटे के भी तो चिल्ले बनते हैं। अब घर पर आटा था ही तो क्यों मैं बेकार में बेसन या सूजी पर पैसे लगाती। इसी बहाने एक नई रेसिपी ट्राई कर ली मैंने। गलत तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा किया बहू। आ तू भी बैठ जा। अगली सुबह रोज़ की तरह पड़ोसन बिंदिया मनीषा से मिलने आती है, पर आज वो अकेले नहीं आई थी, उसके साथ उसकी पोती रमा भी आई थी। अब घर में छोटा बच्चा आएगा तो शैतानी तो करेगा ही। रमा आती ही हुड़दंग करना शुरू कर देती है। चाउमीन चाउमीन, मैं चाउमीन खाऊंगी दादी। बिस्किट दिया है ना आंटी ने, फिर क्या चाउमीन चाउमीन। इसकी माँ ने बिना बाहर का खा खाकर इसे चाउमीन खाने की बुरी आदत लगा दी है। बाहर निकलते ही चाउमीन चाउमीन करने लगती है। 10 मिनट रुक जा, घर चलेंगे तब तेरी माँ से कहकर चाउमीन बनवा दूंगी। हाँ, अरे ये क्या बात हुई, ये भी तो इसी का घर है, हमारे घर पर खा लेगी। वैसे भी तेरी बहू तो नौकरी करती है, शाम को वापस लौटेगी, तब तक तू अपनी पोती को रुलाती रहेगी क्या? बहू जा जाकर चाउमीन बना दे तो। सोनिया किचन में जाती है और फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगती है। कल का लाया आटा तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, इसे नहीं ख़त्म करूँगी तो फिर से आटा लाने के लिए पापा के पास कैसे जाऊँगी। एक काम करती हूँ, आटे का ही नूडल्स बना लेती हूँ। और चाउमीन उबालने की जगह रमा आटे का ही नूडल्स बनाकर उसे चाउमीन की तरह फ्राई कर देती है और रमा के साथ सभी को परोसती है। अच्छी चाउमीन बनाई है बहू तूने। ये मम्मा जैसा टेस्टी नहीं है आंटी। ये आटे का चाउमीन है बेटा, मैंने आटे से बनाया है ताकि मैदा खाकर आपका पेट खराब ना हो। अरे क्या ज़रूरत थी इतना सब करने की बेटा, बेकार में तू परेशान हुई। आटे का नाम सुनते ही रमा चाउमीन की प्लेट फेंक देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने तो अच्छा ही करना चाहा था मम्मी जी। जब मैंने तुझे चाउमीन बनाने को कहा था तो सीधा सीधा चाउमीन बना देती बहू, बेकार में ही बात बिगड़ गई ना। ये तो शुरुआत थी। धीरे धीरे सोनिया का आटे के लिए ऑब्सेशन बढ़ता ही जाता है, जिससे अब सभी चिढ़े चिढ़े रहने लगे थे। फिर एक दोपहर सोनिया दुकान पर अपने पति को फ़ोन लगाती है। दोपहर में क्या बना दूं? मुझ पर तुम मेहरबानी करो, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बाहर से इडली खा लूँगा। तुम तो खा लोगे, पर पापा जी पता नहीं कैसे हाथ से उसने इडली चटनी बनाई होगी, तबीयत वबीयत बिगड़ गई तो। और रोटी में बुराई क्या है? नहीं, बुराई तो कोई नहीं है, पर और भी तो चीज़ें हैं ना खाने के लिए। रोज़ रोज़ आटे का बना खाना अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे चावल खाने हैं यार। ठीक है ना, तो आप एक काम करो, 3 बजे पापा के साथ घर पहुंच जाओ, मैं पकौड़ी की कढ़ी और चावल बना लेती हूँ। सच में सोनिया, तुम कढ़ी और चावल बनाओगी? आई लव यू डार्लिंग, लव यू। मैंने कभी सोचा नहीं था कि चावल खाने के लिए मैं इतना खुश हो जाऊंगा। दोपहर में बड़ी खुशी खुशी सुरेश और मोहित घर पर आते हैं। सोनिया सभी को परोसती है चावल और कढ़ी। इतने दिनों बाद चावल बनाए घर पर, वरना वही आटे की रोटी, पराठा, चाउमीन, चिल्ला।
बाकी किसी चीज़ का तो टेस्ट ही भूल गया था मैंने तो चावल खाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर भगवान की कृपा से आज चावल मिल ही गया। मेरी तारीफ ही करते रहेंगे पापा जी, आपके खाना भी खाएंगे। हाँ, पहले मैं पकोड़े वाली कढ़ी खाऊंगा, कितने दिनों बाद बनी है आज घर में। और जैसे ही सुरेश कढ़ी में से पकौड़े निकाल कर खाता है, उसका मुंह बन जाता है। अब तो आप एक्टिंग करें पापा, एक तो पकोड़े की कढ़ी मिली है, उसमें भी मुंह बना रहे हैं आप। कोई गलती हो गई है क्या पापा जी? आज तो मैंने चावल भी बनाया है। तुम ध्यान मत दो सोनिया, अच्छा काम किया तुमने। लगता है इतने दिनों से आटा खा खाकर बेसन का स्वाद ही भूल चुके हैं पापा। और फिर मोहित और मनीषा भी पकौड़े टेस्ट करते हैं। बड़ी साइड ले रहा था अपनी बीवी की, अब बोल। आटे की पकौड़ी कौन बनाता है सोनिया? पर आपने बोला था ना, इतने दिनों से आटा खा खा कर परेशान हो गया हूँ मैं, आज तुम चावल खिलाओगी, तो मैंने चावल बनाए ना। और पकौड़ी आटे की बनानी है कि नहीं ये तो आपने बताया ही नहीं था। और वैसे भी बेसन कितना महंगा है। हद कर दी तुमने सोनिया। हॉल में 56 इंच का टीवी लग गया तो पैसे नहीं लगे, तुमने आईफोन लिया तो पैसे नहीं लगे, और बेसन आ जाता तो हम सड़क पर आ जाते। ये सही है, नहीं बर्दाश्त होता ये रोज का ड्रामा मुझसे। नहीं खानी मुझे ये आटे की कड़ी। इतनी भी बुरी नहीं है कड़ी बेटा, खाना ही है, खाने को ऐसे नहीं बोलते, खा ले। मुझसे नहीं खाया जाएगा मम्मी, मैं दुकान जा रहा हूँ। मोहित अपनी दुकान के लिए निकलता ही है कि उसके ससुर जी आज फिर उसे टोक देते हैं। कहाँ है भाई साहब आप? पिछले 2 दिनों से आपके इंतज़ार में नज़रें जमाए बैठा हूँ, आप तो कन्नी काट कर भाग रहे हैं। नहीं पापा जी, ऐसे कैसे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, ग्राहक आजकल बहुत रहती है तो टाइम नहीं मिल पाता। एक आप है जिसे काम से फुर्सत नहीं मिल रही, एक हम है जो फुर्सत में ही रहते हैं। कस्टमर ही कहाँ आ रहे हैं आजकल। अब तो चक्की चलती है तो बस सोनिया को गेहूं पीस कर देने के लिए। पता नहीं आज आटा दे भी पाऊंगा कि नहीं, चक्की ही नहीं चल रही, लगता है ख़राब हो गई है। बनने में ही 5-7 हज़ार लग जाएंगे। बैठे बिठाए तो आजकल ऐसे खर्च आ जाते हैं कि क्या बताऊं। आप चक्की ठीक करवा लीजिए, पैसे मैं दे देता हूँ पापा जी। ये लीजिए 10,000 रुपये, और ज़रूरत पड़े तो कह दीजिएगा। वैसे अपने साले साहब के लिए कुछ सोचा है बेटा जी आपने? अब उसे इस आटे की चक्की पे काम में लगाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सब क्या सोचेंगे, जीजा इतना बड़े कपड़े का व्यापारी है और साला चक्की चलाता है। मैं कोशिश करता हूँ पापा जी। कोशिश बोलने से नहीं होगा दामाद जी, ज़रा जोर डालिए। जी तो हमारा बेटा बाद में है, पहले आपका अपना साला है, नहीं है तो कह दीजिए। अरे बिल्कुल है अपना साला, वो मेरा साला ही तो है। 2-4 कंपनियों में मैंने बात की है पर बात जमी नहीं है। जीतू ने ग्रेजुएशन भी तो नहीं की है ना। आप तो बड़े व्यापारी है, कहीं और बात करने की ज़रूरत क्या है, अपनी दुकान में ही घुसा लीजिए। दुकान मेरी नहीं पापा की है, ऐसे में जीतू को दुकान में लगाना तो मुश्किल है पापा जी। मुश्किल तो बहुत कुछ है, फिर दामाद जी रोज़ रोज़ फ्री में आटा भेजना भी मुश्किल है। अपनी बेटी दे दी आपको, वो भी मुश्किल था। कम रिश्ते आ रहे थे क्या हमारे पास? आप भी ना कभी कभी दिल तोड़ने वाली बात करते थे। इस तरह उत्तम अपनी बेटी को जो 1 किलो आटा देता था, उससे 4 गुना अपने दामाद से वसूल भी कर लेता था और उसे 4 बातें सुना भी देता था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। बहुत देर सोचने के बाद दिमाग लगाकर मनीषा अपनी बहू के पास जाकर उसे कहती है, रात को पनीर बटर मसाले की सब्जी और पराठे बना लेना बहू। जी मम्मी जी। ऐसी सब्जी बताई है जहां आटा इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगी बहू। पर मनीषा ने जो सोचा भी नहीं था वो हो जाता है। सोनिया रसोई में जाकर आटे से पनीर बना लेती है और उसी से बना देती है पनीर बटर मसाले की सब्जी। रात को सभी को वही परोसा जाता है। खाना देखते ही मोहित टेबल से उठ खड़ा होता है। बस अब बहुत हुआ, तुम अब शॉपिंग पर नहीं जाओगी सोनिया, अब से राशन मैं ही लाऊंगा। न जाने क्या 420 कर रही हो तुम। पापा जी को भी अपने बिजनेस की पड़ी है, मना भी नहीं करते तुम्हें आटा ले जाने से। कितने एहसान फरामोश हो तुम। कभी तुमने अंदाजा भी लगाया है कि रसोई के खर्चे से इतने पैसे कैसे बच रहे? क्योंकि पापा आटा भेज रहे हैं, वो भी फ्री में। तुम लोगों की बचत हो रही थी, इसलिए मैंने कभी ये बात सामने नहीं कहा। सभी के ताने सुनती रही और सब कुछ आटे से बनाती रही, पर तुमने तो आज हद ही पार कर दी है मोहित। और बात को बिगड़ता देख आज मनीषा कह उठती है, आज तक मैं चुप रही बहू, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बाप बेटे के बीच का रिश्ता खराब हो। पर आज कहती हूँ, तुझे जो आटा मुफ्त का लगता है ना, वो हमें 4 गुना महंगा पड़ता है, क्योंकि उस आटे के पैसे घुमा फिरा कर 4 गुना बढ़ाकर तुम्हारे पापा मोहित से वसूल करते हैं।
क्या? हाँ सोनिया, मम्मी की बात सच है और इस बारे में मैंने मम्मी को कुछ नहीं बताया। वो तो एक दिन इत्तेफाक से जब पापा जी मुझे रोड पर खड़ा कर इस बारे में ताने दे रहे थे और मुझसे पैसे ले रहे थे तो मम्मी ने सब कुछ देख लिया। तुम्हें दुख होगा ये सोचकर हमने ये बात छुपाई, पर अब आटा खा खाकर मैं परेशान हो चुका हूं। अब इस आटे की चक्की को बंद करो यार। अपने पापा की होशियारी को सोनिया समझ जाती है और इस दिन के बाद से बेकार में आटे के साथ अलग अलग चीजें बनाना बंद कर देती है।